नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम चौपाल में। जैसा कि आप जानते हैं कि चौपाल कार्यक्रम में हमारे बीच होते हैं किसान भाई, जो कि अपने सारे खेती किसानी से जुड़े समस्याओं के समाधान जान सकते हैं हमारे बीच उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे बीच किसान भाई भी मौजूद हैं, जो सीधे अपने प्रश्न जो हैं वो हमारे कृषि वैज्ञानिकों से कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न सर ऐसे अली सर से है। सर, जैसा कि शीत ऋतु का समय चल रहा है, तो हमें शीत ऋतु में किस तरह की उद्यानिकी फसलें उगानी चाहिए और हमारे किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी और बचाव कार्य करना चाहिए? अच्छा सवाल है आपका। अभी रबी की फसलें हमारी किसान भाइयों ने लगा रखी हैं। जहाँ पर हम दबोटी गांव में हैं, हमारे जो किसान हैं उनके यहाँ भी मैंने देखा है कि यहाँ पर पत्ता गोभी, फूल गोभी, मेथी, प्याज और लहसुन लगा रखा है। और अब इसमें पहले ही ज़रूरत आ रही है अब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा देने की। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अपना जो नाइट्रोजन का जो भाग है, यानी 1/3 जो आपने बचा रखा है या दिया है, उसको यूरिया छिड़क कर उसमें दें और उसके पहले उसमें निंदाई गुड़ाई कर लें। उसके बाद उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो आपने 1/3 बचाई हुई है वो उसमें डाल के सिंचाई करें। इसी तरह जो फलदार पौधे हमारे किसान भाइयों के यहाँ लगे हुए हैं, उसमें थाले बनाकर गोबर का खाद दें। कम से कम ये गोबर खाद, जैसे बड़ा वृक्ष है करीब 10 साल 12 साल का, उसमें 10 से 15 किलो के दरमियान एक थाला बनाकर देना है। जी। छोटे पौधों में उस हिसाब से कम 4 से 5 किलो देना है। इसी तरह जो हमारे किसान भाइयों ने नया बगीचा लगा रखे हैं और गुटी वाले पौधे या आपके उपरोपण वाले पौधे लगाए हैं, उससे उपाय करना है आपको। उसमें पत्तों से उसके जो पौधा लगा उसके चारों तरफ लकड़ी या बांस की किल्लियाँ लगाएं और उसको पत्तों से या कांटों से ढक दें। इससे एक तो ठंड से बचाव होगा, दूसरा जो अपने पालतू जानवर होते हैं उनसे उसका बचाव अपन कर सकते हैं। साथ में इसमें इरिगेशन की मात्रा, अपना ड्रिप इरिगेशन अपनाएं। हमारे किसान भाइयों के यहाँ कहीं कहीं फ्लड इरिगेशन भी है, ड्रिप इरिगेशन भी है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ किसान भाइयों के जैसे फलदार पौधे में अमरूद अभी फलन पे है, बेर फलन पे आने वाला है, तो उसके लिए मार्केट भिजाने के लिए अपने को श्रेणीकरण में अपना भेजें। इसी तरह हमारे किसान भाई जो जिन्होंने अभी तक प्याज का रोपा या पत्ता गोभी या फूल गोभी के रोपे नहीं लगाए हैं, वो ठंड वाले या रबी सीज़न वाली वैरायटियाँ, उन्नत जातियों के रोपे अपने खेत में लगा सकते हैं। और साथ में उसमें जो अपनी निश्चित दूरी जो हम बताते हैं, निश्चित दूरी पे लगाएं। जैसे आपका फूल गोभी है या पत्ता गोभी है, उसको 45 बाई 30 सेंटीमीटर पे लगाएं। मिर्ची है उसको भी 50-30 सेंटीमीटर पे लगाएं। और उसके बाद उसको लगाने से पूरे उसमें जो उन्नत अपनी उर्वरक की मात्रा है वो दें और गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट जो उपलब्ध है वो उसमें दे सकते हैं। इसी तरह कुछ फसलें हमारी तैयार हैं, जैसे हल्दी के खेत में हल्दी तैयार है, करीब 2 से 3 महीने की फसल हो चुकी है। अदरक की फसल भी तैयार हो गई। कहीं कहीं पीले धब्बे आपको खेतों में नज़र आएंगे, तो उसमें थोड़ी सी बीमारी कहीं कहीं लग जाती है। तो उसके लिए आप लोग मैनकोज़ेब देगा एक दवा है, उसको 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से उसका छिड़काव करें। और छिड़काव ऐसा करें कि उसको नोज़ल खोल के उसको तर कर दें पत्तों को। और साथ में उसमें दवा छिड़कने के पहले स्टिकर जो होता है, जैसे अपना घर में कपड़े धोने का पाउडर होता है, उसको 1 चम्मच, जैसे 15 लीटर का आपका पंप है उसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच पहले वो पाउडर डाल दें कपड़े धोने वाला। उसके बाद आप उसमें मैनकोज़ेब दवा भर के उसका उसमें भराव यानी छिड़काव करें, तर करें पौधे को, जो पत्तों से लेके आपके जड़ तक आ जाए। इस तरह थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जो किसान भाई अपने सामाजिक कार्य के रूप में कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, सिंह सर से, कि सर शीत ऋतु में रबी फसलों में क्या समसामयिक कार्य करने चाहिए
और किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए किसान भाइयों को? नमस्कार किसान भाइयों। इस समय रबी के मौसम में किसान भाइयों ने चना, मसूर, मटर, गेहूं आदि फसलें लगा रखी हैं। ख़ास तौर से मैं दलहनी फसलों में बताना चाहूँगा कि इन फसलों में खरपतवार की प्रमुख समस्या नहीं होती है, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि सिंचित अवस्था में खास तौर से खरपतवारों की व्यवस्था होती है, तो उसमें आप पोस्ट इमरजेंस इमेजिटापायर जो दवाई है उसको 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो आपको, ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, इससे आपको दोनों ही प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, सिंचाई एक महत्वपूर्ण बात है जो कि अक्सर किसान भाई पूछते हैं कि हमारे पास अगर 2 पानी है तो कब दें, एक ही पानी है तो कब दें। तो ये समय पर सिंचाई देने से आपका उत्पादन अच्छा हो, इसलिए जो चना और मसूर में जो हम सिंचाई देते हैं, जिन किसानों के पास एक ही पानी उपलब्ध है, वो जो अवस्था होगी वो ब्रांचिंग के समय होगी, जो कि 40-45 दिन पर होगी। तो आप इन फसलों में, चना और मसूर की फसलों में आप उस समय पानी एक दे सकते हैं। उसके बाद कोई अगर नहीं है पानी की तो भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। गेहूं में सिंचाई एक महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहली सिंचाई जो 20 दिन की होती है, ये 20 दिन की सिंचाई किसान भाइयों बहुत आवश्यक है। इसमें ना तो जल्दी देना चाहिए ना देर से देना। 18 से 20 दिन की अवस्था में, गेहूं की अवस्था में ये पानी निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। यदि आप इसमें देर करेंगे तो उत्पादन में कमी आएगी। और तीसरी जो सिंचाई होगी वो कल्ले फूटते समय, कल्ले जब फूटेंगे, जो गेहूं में कल्ले फूटते हैं उस समय ये सिंचाई आवश्यक रूप से करें। तो ये 2-3 सिंचाई जो है गेहूं में ज़रूर करें। तीसरा आती है कि जो गेहूं में हम यूरिया का ड्रॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो इन्हीं सिंचाई को पहले आप जो बची हुई जो यूरिया की मात्रा है 25%, वो इन सिंचाई के पहले यूरिया से छिड़काव करके और ये मात्रा दे दे तो आपका गेहूं का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तीसरा जो इसमें दलहनी फसलों में कोई ऐसी बहुत आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की, सिर्फ सिंचाई है और ये करें। और आप ध्यान दें, यदि जैसा कि ये मौसम देख रहे हैं कि फोरकास्टिंग है कि शायद मौसम बारिश आ सकती है, तो कई बार ये समस्या आती है कि बारिश इस अवस्था में अगर फसलों को पानी बारिश ऊपर का पानी मिल गया तो क्या होता है, खेतों में पपड़ी जम जाती है। जब खेतों में पपड़ी जम जाती है तो ये चना और मसूर की फसलें उखटने लगती है, सूखने लगती है। तो उस अवस्था में किसान भाई भागते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कौन सी दवाई छिड़कें, हमारे पास भी आते हैं। तो इसका सीधा सिंपल और बहुत आसान तरीका है कि आप इसको, हालांकि किसान भाई हंसते हैं कि रबी की मौसम में निंदाई कराएं, लेकिन निंदाई गुड़ाई जो कराएं, लेकिन ये पपड़ी बन गई, इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो पौधा सूखेगा नहीं, बल्कि बढ़वार बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक प्रमुख मुख्य तौर से ध्यान दें। ये कई वर्षों में ये समस्या हमने देखी गई है। तो ये कार्य आप इस अवस्था में ज़रूर करें। सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अगर किसान भाई इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला सवाल वंदना यादव मैडम से है, जो कि पशुपालन विभाग से हैं। मैडम, जैसा कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में हम अपने जो छोटे पशु हैं उन्हें किस तरह से बचाव कर सकते हैं ठंड से, और उन्हें बीमार होने से बचा सकते हैं? जी, सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आपका प्रश्न काफ़ी उचित है। सर्दियों का मौसम चालू हो गया है। जैसे कि हम मध्य भारत में हैं, जहाँ सर्द ऋतु नवंबर से फरवरी तक चलती है। तो ऐसे में जैसे हम अपनी देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने पशुओं की भी देखभाल करनी है। खासकर कि जो हमारे बछड़े बछड़ियाँ हैं, जिसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है सर्दियों में। तो ऐसे में हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर का ध्यान रखना है, जैसे कि उनका आवास प्रबंधन, दूसरा उनका आहार प्रबंधन, तीसरा उनका स्वास्थ्य। तो आवास में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि उनको सर्द हवाओं से बचाना अति आवश्यक है।
तो जो हमारी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको बोरा से उसको थोड़ा ढक दें, जिससे कि उनको सर्द हवाएं ना लगें। जी। कुछ खुला भी रखें, जिससे कि जहरीली गैसें हैं जो उनका निकास होता रहे। उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ ध्यान देनी है कि उनका जो फर्श है उसमें किसी प्रकार का गीलापन ना हो, जिससे कि जानवरों में कीड़े वगैरह लगने की समस्या आ सकती है और उनके खुरबुर खराब हो सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें जो ध्यान देनी है उनके आवास में, कि हम मच्छरों से, मक्खियों से, बाकी कीड़ों से बचाव के लिए नीम के धुओं का कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। हम आहार की बात करें तो सर्दियों में बाहर का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। जानवरों को अपना शारीरिक तापमान मेंटेन करने के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में हमें उनका खान पान का ध्यान रखना है। इसके लिए हम उनका जो दाना होता है उसका हम सामान्य रूप से 1 केजी एक्स्ट्रा दाना जानवरों को दिया जाना चाहिए। दूसरा हम करते हैं कि चारा काट के लेके आते हैं सुबह सुबह, उसमें हल्की नमी रहती है, तो वो नमी ऐसा सीधा चारा नहीं देना है, उसको थोड़ा हम धूप दिखा दें, उसके बाद जानवरों को वो चारा दिया जाए। उस चारे को काट के दिया जाए, सीधा का सीधा हम जानवरों को ना दे दें। उसके अलावा हम उसके स्वास्थ्य का खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हम ज़्यादा जानवरों को नहलाते नहीं हैं, तो कीड़े वगैरह जानवरों के ऊपर चढ़ने लगते हैं, एक्टोपैरासाइट्स हो जाते हैं, ठीक। तो उससे भी हमें बचाव रखना है। तो इससे हम एनिमल के स्वास्थ्य का बेहतर ढंग से देखभाल रख सकते हैं, अगर हम तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखें तो। मैम ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जितने भी हमारे पशुपालक किसान भाई हैं, अगर वो इन बातों का ध्यान रखें तो हम अपने पशुओं को ठंड में बीमार होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ आज एक सफल किसान भी मौजूद हैं, तूफ़ान सिंह जी। तो तूफ़ान सिंह जी से मेरा प्रश्न है कि आज के जो युवा हैं वो गांव को छोड़कर, खेती किसानी को छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, तो ऐसा कहाँ तक सही है? मतलब अगर वो गांव में रहकर ही खेती किसानी करें तो क्या उन्हें ज़्यादा लाभ या मुनाफा हो सकता है? नहीं, नौकरी से ज़्यादा लाभ किसानी में रहता है अगर वो सारी व्यवस्थाएं मेंटेन रखें तो। जैसे पशु हो गए, फल वर्गी सब्जी हो गई, ज़मीन हो गई, इससे क्या है पैसा हर महीने आता रहता है। अब पहले क्या था कि गेहूं बो दिए और उसके बाद सोयाबीन लगा ली, अब 6 महीने में पैसे आते थे किसान के पास। अब उसको अपना घर चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए वो जाते। अब तो जो पढ़े लिखे हैं गांव के जी। नए जो बच्चे हैं वो वापसी गांव का रुख कर रहे हैं और यहीं पे रोजगार शुरू कर रहे हैं। जैसे किसानी में है, पौधे हैं, जी। बहुत सारी व्यवस्थाएं लेके आए हैं और भी वो, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ किसानों को और उनको देखकर और भी लोग नए नए जो हैं वो भी सक्षम हो रहे हैं। तो जैसा कि हमारे कृषक भाई ने बताया कि आज का युवा जो है वो नौकरी की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो खेती किसानी में भी ज़्यादा मुनाफा है। अगर वो उसे सही तरीके से, सही जानकारी के साथ करे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुगना से चौगुना मुनाफा हो सकता है। तो चलिए अब हमारे बीच काफ़ी सारे किसान भाई मौजूद हैं जो अपने काफ़ी सारे सवालों के साथ उत्सुकता से सवाल पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, दादाजी बैठे हुए, उनसे अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। भगवत सिंह मेरा नाम है और आम की कौन सा आम लगाया जाए उसके बारे में मेरे को जानकारी दी जाए। जी सर। अच्छा सवाल है आपका। ज़्यादातर तो जो हमारे किसान भाई हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, पसंद के हिसाब से आम लगाते हैं। आम की तो ढेरों वैरायटी, कम से कम 1000-1500 वैरायटियाँ हैं। तो हमारे जो आसपास के किसान हैं जो अपनी चॉइस से, अपने घर वालों की चॉइस में जो अभी तक यहाँ पर अपना लंगड़ा, दशहरी, चौसा ये ज़्यादा लगाते हैं अपने बगीचों में। और इसमें इनको ये दिक्कत आती है कि हमारा हर साल फलन नहीं आता, तो उसके लिए हमारे किसान भाई छोटी जाति है जो आमों की, आम्रपाली है, मलिका है, अवंतिका है, ये वाली वैरायटी को प्रेफर कर रहे हैं। तो हमारा सुझाव था कि आप दोनों तरह की वैरायटियाँ लगाएं, बड़ी जाति भी लगाएं जैसे चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, और उसके साथ साथ आम्रपाली, मलिका भी अपने खेत में लगा सकते हैं। जी सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आप इसका लाभ उठाएं। अगला सवाल हमारे अगले कृषक भाई से है। मैं सर से जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरा नाम अखिलेश वर्मा है, मैं ग्राम ढबूटी से में रहता हूँ। मुझे सर से जानकारी लेना है
कि दलहनी फसलों के लिए खेत की तैयारी कैसे करें और कौन से उन्नत किस्मों के बीज लगाएं दलहनी में, और पौधे की दूरी कितने सेंटीमीटर की रखें। जी, काफ़ी अच्छा सवाल है कि दलहनी फसलों में पौधों की दूरी कितनी सेंटीमीटर रखी जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये जो समस्या है दलहनी फसलों की बोने की विधि, ये मैं समझता हूँ कि पूरे भारत देश में है। सभी किसान जो है, जो रबी की बोनी करते हैं, वो एक ही सीड ड्रिल उपयोग करते हैं, वो गेहूं की, और जिसका गाला होता है 9 इंच का। उस 9 इंच के गाले से किसान जो है अपनी सारी फसलें बो देते हैं। गेहूं बो देते हैं, चना बो देते हैं, मटर बो लेते हैं, और मसूर भी बो लेते हैं। तो ये पद्धति है, जो परंपरा चली आ रही है, ये किसान भाइयों बहुत ही गलत है। यदि आपको दलहनी फसलों का अच्छा उत्पादन लेना है और इसमें जो अच्छी फसलें लेना है आपको, तो इसमें आपको बोने की विधि और उसकी कतारों की दूरी पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो अनुसंधान कार्यों से जो उन्नत किस्में ईजाद की जा रही है, जैसे चने की हमारी कई जातियां हैं, जैसे RVG 202 देसी चने की जाति है, प्रचलित है और बहुत उत्पादन दे रही है। इसकी करीबन 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है। ऐसी मसूर की है RVL 31, RVL 13-5, 13-7। ये अच्छी हमारी उन्नत किस्में हैं, जो कि उकटा निरोधक है और अच्छी पैदावार देती है। इन जातियों की खास जो है, ये इसका पौधा बड़ा होता है और ये फैलवा होता है और उत्पादन बहुत अच्छा देता है। यदि आपने इन जातियों को 9 इंच पे लगा दिया, तो आपको वो उत्पादन नहीं मिलेगा और लागत भी आपको कम होगी। तो इसलिए सारे किसान भाइयों को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ और सलाह भी देता हूँ कि चना और मसूर जो है, ये 12 इंच के गाले पर बोएं। अब किसान समस्या बताता है कि साहब हमारा वो सीड ड्रिल जो है 9 इंच पे फिक्स है, दिन भर उसको खोलने में लगेगा। एक खेत हमको चने का बोना है, उसके लिए हम 2 दिन खराब करें। तो मेरा आग्रह ये था कि एक गांव में कोई भी एक किसान सीड ड्रिल चना और मसूर की तैयार कर ले, और यदि चना मसूर बोना है तो वो 12 इंच की दूरी पर बोएं, और गेहूँ बोना है तो आप 9 इंच की दूरी पर बोएं। तो ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। ये किस्में को जो उत्पादन देती है, इसकी पूर्ण क्षमता आपको नहीं मिलेगी। जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। इसके साथ अब अगला सवाल पूछेंगे हमारे सफल कृषक से, तूफान सिंह जी से। तूफान सिंह जी, हमारा प्रश्न ये है कि अच्छे उत्पादन के लिए, जिससे आपको गाय भैंसों का अच्छा दूध मिले, आप अपने पशुओं को ऐसा कौन सा पौष्टिक आहार देते हैं जिनसे अच्छा दूध का उत्पादन हो? नहीं, पौष्टिक आहार घर पे ही तैयार होता है, मार्केट से लेके नहीं आते। मक्का हो गई, सोयाबीन हो गए, उसी में सरसों डाल देते हैं, और आपके गेहूं हो गए जो बोते हैं, और उसको सुबह और शाम दोनों टाइम देते हैं, जिससे पशु स्वस्थ भी रहता है और केमिकल से बच तो अच्छा दूध उत्पादन होता है, अच्छा दूध उत्पादन आपको मुनाफा होता है उससे, काफ़ी अच्छा। ठीक है, काफी धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारा मैम से है कि मैम, हमें पशुओं का टीकाकरण कब कब कराना चाहिए, और अगर कोई पशु बीमार हो जाए तो हमें क्या उसे अलग रखना चाहिए? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल जैसा मौसम रहता है, बार बार बीमारियां होती रहती हैं। जैसे अभी फैली थी लंपी नाम की बीमारी जानवरों में, तो इसीलिए इस वजह से टीकाकरण का महत्व काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो उसकी जानकारी भी हमारे पशुपालकों को होना आवश्यक है। तो इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी, जब हमारा बच्चा या बछड़ी पैदा होती है, तो उसमें 3 महीने के अंदर अंदर हमें ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का टीकाकरण करा लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। तो इसका टीकाकरण अति आवश्यक है। तो ये 3 महीने की एज तक हमें अपने बछड़ों में करा लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है हमारा खुरपका मुंह पका नाम की बीमारी होती है, जो कि सीजनल होती है। तो इसे हम पहले शुरू के 6 महीने में, उसके बाद सालाना इसकी वैक्सीनेशन हमें कराना है। इसके अलावा हमारा ब्लैक क्वार्टर नाम की एक बीमारी होती है,
जिससे उसका भी वैक्सीनेशन हमें 6 महीना, और जो बारिश का मौसम होता है खासकर उसमें ये ज़्यादा फैलती है। तो जैसे ही आपका बारिश का मौसम की शुरुआत होती है उससे पहले इस बीमारी का भी हमें टीकाकरण का ध्यान रखना है और अपने सभी पशुओं का टीकाकरण कराना है। इसी क्रम में एक और बीमारी काफ़ी फैलती है जो अपने प्रदेश में फैलने को देखने को मिलती है, वो गलघोटू नामक, जिसे HS भी बोला जाता है। तो ये भी हमारी बारिश के मौसम में खासकर बीमारियां देखी जाती हैं। तो जैसे ही बारिश का मौसम आने वाला होता है उससे पहले इसका टीकाकरण कराया जाए। और इसके अलावा हमें आसपास सफाई रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर बीमारियां एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती हैं, जैसे कि आपका थनैला रोग। जी। इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो हमारी सफाई का होता है। जब भी आप दूध धो रहे हो तो आप अपने हाथों को अच्छे से सफाई करो, और अगर कोई जानवर रोग से ग्रसित है, थनैला रोग से, तो उसको सबसे आखिरी में उसका दूध निकाला जाए और हाथ साबुन से धो लिया जाए, जी। जिससे कि दूसरे जानवरों में इसकी बीमारी का ना फैलना हो। और किसी और जानवर को ऐसी बीमारी हुई है जिससे दूसरों को भी फैल सकती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपको नहीं पता चलता है कि किस नाम की बीमारी है, क्या हुआ है जानवर को, कुछ भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले आप उस जानवर को अलग स्थान पर रखें और अपने नज़दीकी वेटनेरियन को बुलाकर उस जानकारी लें कि उसे क्या रोग हुआ है। उसके बाद ही आप अगला कोई स्टेप लें। बढ़िया। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है ऐसे अली सर से कि यदि कोई किसान नया बगीचा स्थापित करना चाहता है तो उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नए बगीचे में अभी जैसे हम अभी जहाँ बैठे हैं रबोटी में, यहाँ पर ईंट का भट्टा नज़र आ रहा है जी। तो हमारे किसान भाइयों से हम ये मशवरा या सलाह देंगे कि आप अगर नया बगीचा अगर लगाना चाहते हैं तो वहाँ ईंट के भट्टे ना हो, कोई फैक्ट्री ना हो। वो इसलिए कि इसका जो धुआं आता है वो आपके जो नए फलदार पौधे आप लगाने वाले हैं उसको नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो, मार्केट की व्यवस्था हो, जहाँ से हमारे जो प्रोडक्शन है या उपज है वो हम अपने मार्केट तक ले जा सकें। और हमारे पास जो ज़मीन है वो एकदम काली ना हो, यानी हाई हेवी सॉइल जिसे बोलते हैं, कछारी ज़मीन होना जिसमें आपका रेत का परसेंटेज कुछ अधिक हो, तो ऐसी जगह पर हम अपना नया बगीचा लगा सकते हैं। और दूसरा, हमें किसान भाइयों की सलाह है कि जब बगीचा लगाएं तो पहले उसका मिट्टी परीक्षण ज़रूर करवा लें। जी। मिट्टी परीक्षण में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि अभी का कैल्शियम की परसेंटेज अगर अधिक है तो हम संतरा वर्गी फसल नहीं ले सकते। वो वहाँ पर अपन आंवला, बेर, सीताफल ये चीज़ें लगा सकते हैं। और जहाँ हमारी नॉर्मल सॉइल है तो वहाँ हम आम भी लगा सकते हैं, अमरूद भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे क्षेत्रों में पानी की आजकल कमी भी चल रही है, तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जहाँ हमारे पास पानी की अधिकता है तो वहाँ पर आम, अमरूद लगा सकते हैं, और जहाँ पानी की कमी है वहाँ कम पानी चाहने वाले फलों को अपन ले सकते हैं। इस तरह ध्यान रखेंगे तो आपको उम्मीद है आप अच्छा फलन भी लेंगे और अधिक उत्पादन भी ले सकेंगे। जी सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर ने। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छी बागवानी जो है वो कर सकते हैं। हमारे कृषक भाई का एक प्रश्न है जी, अपना प्रश्न। जैसे मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ, गांव में लंपी वायरस भी हो रहा है और गलघोटा नामक की भी बीमारी हो रही है, तो ये जो लंपी वायरस गायों को हो रहा है तो उस टाइम ये पशु जब दूध देती हैं तो उस दूध को घर में उपयोग लेना चाहिए या नहीं? जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अगर कोई बीमार पशु है तो उसका दूध हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? जी, जैसे आपने स्पेशली लंपी वायरस के केस में पूछा, जी। मैंने एक इससे पहले बात किया था ब्रूसेलोसिस नाम की बीमारी के बारे में। उसका दूध ज़रूर साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर उसका दूध हम इस्तेमाल करते हैं तो इंसानों में वो बीमारी फैल सकती है। लेकिन नहीं, ब्रूसेलोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो दूध से हमें आ सकती है। अच्छा। लेकिन लंपी के केस में ऐसा नहीं पाया गया है कि वो दूध से इंसानों में बीमारी आ जाए, तो उसका इस्तेमाल सेफ है। ओके मैम, धन्यवाद मैम। आपसे हमारा प्रश्न यह है कि कोई किसान अगर समग्र रूप से खेती करना चाहे, जिसमें वो पशुपालन, उद्यानिकी और अन्य जो है वो चीज़ें भी करना चाहे, तो ये कहाँ तक मतलब उचित है और उसको अच्छा उत्पादन मिले, तो आप इसके बारे में बताएं। देखो, ये तो किसान की मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। वो जितनी मेहनत करेगा और सारी चीज़ पे वो पर्याप्त ध्यान देगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट होगा और मजबूत होगा वो। जी, तो आप अन्य किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं अन्य किसानों को संदेश देना चाहता हूँ कि मेहनत करें और सारी चीज़ मेंटेन रखें, कृषि में ध्यान दें, पशु पे ध्यान दें, कुछ बागवानी फसलें लगाएं और अच्छे बीज बोएं लाके। जी, काफ़ी अच्छा संदेश दिया आपने। इससे आशा करते हैं कि इससे अन्य कृषक भी जो है प्रेरणा लेंगे और आप एक प्रेरणा के रूप में जो है अन्य कृषक के लिए जो है वो सफल कृषक के रूप में आज पहचाने जाते हैं। तो आपकी ये पहचान बनी रहे और आप और आगे तरक्की करें और हमारे अन्य किसान भी इनसे प्रेरणा लें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। तो आज चौपाल कार्यक्रम में हमने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की, जिसमें हमारे काफ़ी सारे कृषक भाइयों ने अपने अपने सवाल पूछे और जिनके सारे समाधान हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने बखूबी तरीके से दिए। तो आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई इन सारे प्रश्नों के जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो इनके उत्तर दिए हैं इनको अपनाएं और कृषि में इन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और ये दिनों दिन तरक्की करें। और वैसे भी आज हमारा किसान जो है वो स्मार्ट खेती की ओर बढ़ रहा है और स्मार्ट किसान हो गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो है वो अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। इसी के साथ चौपाल कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई और हमारे कृषि वैज्ञानिक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आज के चौपाल कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।